Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन का सेकेंड पार्ट बतला रहा हूँ और इस सेकेंड पार्ट में आज आपको बतलाना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बताना है चार्ज स्फीयर के कारण। इसके पहले वाले लेक्चर में आपका सिलेंडर का बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले थे वो सिलेंडर के रिस्पेक्ट में किया था। अब चार्ज के रिस्पेक्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉरी स्फीयर के रिस्पेक्ट में। तो ये लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। अब देखिए स्फीयर, चार्ज स्फीयर में फिर यहाँ पर भी डिफरेंट कंडीशन आएगा। उसी तरह से क्या क्या कंडीशन जैसे सिलेंडर में बताया था उसी तरह से आपका स्फीयर में भी आएगा। और स्फीयर में देखिए क्या क्या हो सकता है, पहले एक बार मैं उसी तरह से समझा दे रहा हूँ कि स्फीयर का भी जो कंडीशन होगा ना आपका, जैसे आप सिलेंडर में निकाला था, यहाँ भी स्फीयर क्या सॉलिड एंड हॉलो, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है। सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर है ना। फिर आप आइए, अब ये सॉलिड के अंतर्गत एक कंडक्टिंग हो जाए और एक नॉन कंडक्टिंग हो जाए, है ना। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर एक हो जाएगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। फिर इसी तरह से आपका ये हॉलो स्फीयर का भी दो कंडीशन आएगा, ठीक है। एक इसमें फिर इसी तरह से आ जाएगा हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। देखिए यहाँ भी चार कंडीशन हुआ। अब इसमें भी बताया था बस सिलेंडर की तरह यहाँ भी होगा। इन तीनों की कहानी एक ही होगी। कौन? सॉलिड कंडक्टिंग, देखिए मैं हिंट कर दे रहा हूँ, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। इन तीनों का क्या लिख रहा हूं, देखिए सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इन तीनों की एक ही कहानी होगी। एक ही कहानी का मतलब इन सारे में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ना उसके सरफेस पर होगा। तो सरफेस पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबका एक ही तरीके से निकलेगा, सबका एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है ना, इन तीनों में किसी का भी निकाल दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो तीनों के लिए सेम रिजल्ट आएगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, चार्ज जो होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट सरफेस, और इसके लिए क्या यूज करते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये यूज करते थे। इसके लिए आप यूज करते थे, आपको पहले बता चुका हूं, सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे चार्ज बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसके द्वारा चार्ज निकालते थे। एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में ये चार्ज जो होता है ना पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। यहां पर क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है। तो यहां पर जो आप बताए थे कि चार्ज को निकालने के लिए क्या यूज किए थे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। इसी के लिए यूज किया था जिसको रिप्रेजेंट करते थे रो के द्वारा, चार्ज बाय वॉल्यूम, है ना, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, माने यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है इसके द्वारा यहाँ पर चार्ज निकालते थे। ये सब पहले मैं हिंट कर चुका था, यही कंडीशन आपका था सिलेंडर वाले केस में भी, ठीक है। तो यहाँ दो भाग में बांट के पढ़ाएंगे हम लोग, एक इसका अलग होगा ये पोर्शन का, ठीक है, और बाकी तीनों का एक साथ होगा।
तीनों का जो एक साथ होगा, यहाँ तीनों में देखेंगे आउटसाइड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर का, और इसमें भी आउटसाइड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे स्फीयर का। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके मैं बताता हूँ, नोट करिए पहले इसको। तो आइए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर hollow conducting sphere या hollow non conducting sphere, है ना। इन तीनों का एक ही कहानी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन तीनों कंडीशन में चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, उसके सरफेस पर होगा। तो चलिए आइए पहला कंडीशन लीजिए, दिखाता हूं। आउटसाइड का लीजिए, आउटसाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ, फर्स्ट में आउटसाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ R from center of sphere where R is greater than R। चलिए इस कंडीशन को लीजिए, देखिए समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या है, आपको आउटसाइड सेंटर स्फीयर के आउटसाइड लेना है। तो चलिए देखिए, इसमें हम आपका ये स्फीयर ले रहा हूँ, समझिएगा, और चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एकदम इत्मीनान से समझिए, देखिए सबका एक ही तरह, अगर आप समझ जाएंगे इसका कंसेप्ट तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कंडीशन आपका सिलेंडर के लिए बताया था उसी तरह से यहाँ आप स्फीयर पर भी अप्लाई करिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये इसका सेंटर, इसका ये रेडियस R, ठीक है, और इससे R डिस्टेंस पर, आउटसाइड R डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इससे R डिस्टेंस पर मतलब क्या है, ये सरफेस स्फीयर है, तो स्फीयर का गॉसियन सरफेस भी स्फीयर ही होगा, है ना। तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाइए, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस आपने बनाया, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस बनाया। अब इस गॉसियन सरफेस में देखिए, अब आप निकालिए, और इस R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तब यहाँ पर आप देखिए कि इसमें गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, हाँ। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए तो ये भी क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किधर भी किसी साइड में जाइए, ये गॉसियन सरफेस का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सेम डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए दोनों के बीच कितना का एंगल है, 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, देखिए तो इस तरह से कि टोटल फ्लक्स जो होगा, कैसे निकाल दीजिएगा इसका, EDA cos 0, क्योंकि यह दोनों के बीच क्या है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 0 हो गया। तो इसको आप लिख दीजिएगा E इंटू DA। अब यहाँ पर देखिए, ये टोटल फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इसके सरफेस पर सब जगह एक ही वैल्यू होगा,
है ना, गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होता है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर कर लीजिए। एंड डी ए इसका एरिया, तो इसका एरिया जो लेंगे किसका, गॉसियन सरफेस का, हाँ इसका, तो क्या हो गया इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला रेडियस गॉसियन सरफेस का लिया गया। ठीक है, चलिए ये आपको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट ये निकाल दिया। अब अप्लाई करिए आप गॉस लॉ को, है ना, बाय गॉस लॉ, बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। अब यहां पर आप गॉस लॉ का अप्लाई करके निकालिए। ठीक है, सॉरी देखिए, अब ये गॉस लॉ का अप्लाई करके लगाएंगे तो यहां पर आप लिख सकते हैं अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप कैसे लिखते हैं, इक्वल टू चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर चार्ज इनसाइड के लिए कैसे निकलेगा, अभी ये देखना है। तो चार्ज इनसाइड के लिए आपको बताया था सरफेस पर है, इसके लिए क्या यूज करिएगा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज, तो चार्ज यहाँ कौन बोला लेना है, इनसाइड, चार्ज इनसाइड बाय एरिया, चार्ज इनसाइड बाय एरिया, है ना। तो Q बाई ए ये निकालना है, तो इसका एरिया देखिए भाई, तो एरिया मतलब कौन, गॉसियन सरफेस के अंदर देखिए चार्ज कहाँ है, आप ये समझिए चार्ज हमको कौन, चार्ज इनसाइड, तो चार्ज इनसाइड जहाँ पर है वही एरिया लीजिएगा। तो देखिए गॉसियन सरफेस एरिया ना, तो आपका चार्ज कहाँ, इसके अंदर ना चार्ज हुआ, ये वाला पोर्शन के अंदर, तो ये वाला इसका एरिया लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर ये चार्ज जिसके अंदर आया, ये अंदर वाला का, तो क्या लिख देंगे इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चार्ज इनसाइड में ही हो गया। ठीक है, तो आप लिखिएगा फिर इसको टोटल फ्लक्स इजकल टू, तो यहाँ पर लिखें चार्ज इनसाइड, निकाल लेता हूँ वैल्यू, चार्ज इनसाइड क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो यहाँ पर देखिए टोटल फ्लक्स इजकल टू कितना 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये निकल गया टोटल फ्लक्स। इसको ले लीजिए आप सेकेंड, अब ये दोनों से कंपेयर कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो गया रिलेशन, लिख सकते हैं आप यहाँ पर फिर क्या 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया ये ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, देयरफॉर देखिए तो निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का वैल्यू कितना निकल गया आपका सिग्मा आर स्क्वायर बाई क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट एंड आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, फिर ये क्या लिखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट आर, ये आर तो कांस्टेंट हो गया गॉसियन, ये वाला है ना जो आप लिया था स्फीयर का, एंड एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट आर, ये गॉसियन सरफेस, यही तो आपका वेरी कर सकता है। मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, मतलब ये आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, स्मॉल आर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू घटता जाएगा, यही रिलेशन बता रहा है, नोट करिए। ठीक है, चलिए अब इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, तुरंत ही हो जाए, बहुत छोटा छोटा पोर्शन है स्फीयर में, सबका डील कर लेंगे, चारों का 3 ये, एक तरह का, एक अलग जो था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का, उसका अलग से बता देंगे। चलिए अब दूसरा कंडीशन आइए, अच्छा इसका एक बार ग्राफ दिखा देंगे, इसका किस तरह का ग्राफ बनेगा स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। चलिए मिटा दें, अब लिखिए सेकेंड कंडीशन आप बनाइए, इनसाइड है ना, इसको मिटा देता हूं। चलिए देखिए
inside at a distance of r from the center of a sphere where r is less than r, ये कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए तो अब समझिए यहाँ पर, अब ये आप स्फीयर इनसाइड का लेना है, ये स्फीयर हो गया, ठीक है, ये स्फीयर आपने लिया, ठीक है, और इसकी रेडियस ये कैपिटल आर, और इससे क्या करना है, आर डिस्टेंस, ये स्मॉल आर, इस आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर गॉसियन सरफेस बनाइए, ये गॉसियन सरफेस बनाया। अब इस गॉसियन सरफेस को जो बनाया तो यहाँ पर आप देखिए इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं भी इधर भी एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही डायरेक्शन में है। तो चलिए यहाँ पर निकालिए, अब देखिए फिर इसका उसी तरह से निकालता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हैं ई इंटू डी कॉस, एक ही डायरेक्शन में, कॉस जीरो, ये वही रह गया, यहाँ तक तो वही हो गया, ई आर स्क्वायर, यहाँ तक तो वही रह गया। ठीक है, अब आगे सिर्फ मैं चेंज करता हूँ, अब अप्लाई कर दीजिए गॉस लॉ, तो गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए तो इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ तक ले तो वही रह गया। अब आई अप्लाइंग गॉस लॉ, तो टोटल फ्लक्स चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए तो गॉसियन सरफेस तो आप ये लिया, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जीरो, तो चार्ज जीरो हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, टोटल फ्लक्स क्या आ गया, जीरो, इसको ले लीजिए सेकेंड, है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखिएगा, जीरो इजकल टू ई इंटू 4πr², मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड लिख सकते हैं, ई इजकल टू जीरो, मतलब देखिए फिर यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर इज जीरो, तो यहाँ पर इनसाइड स्फीयर क्या आ गया, जीरो, कब, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, नोट करिए। हो गया, चलिए अब इसका देखिए, इसको ग्राफ के रूप में दिखाता हूं। तो देखिए फिर आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, आप लीजिए ये एक इस तरह से दिखा देता हूं, ग्राफ में ही क्लियर हो जाएगा। स्फीयर दिखा रहा हूं मैं ताकि समझने में आसान हो जाए। आर हो गया और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस आर, और स्फीयर का ये क्या दिखा रहा हूं, रेडियस आर, ठीक है, ये आपका जो वैल्यू हो गया, ये क्या है, आर, इसके अंदर वाला जो हो गया ये क्या, आर लेस देन आर, आर ग्रेटर देन आर, ठीक है, ये हो गया इनसाइड वाला केस, और इधर हो गया आउटसाइड का केस। ठीक है, तो देखिए यहां पर रिलेशन क्या था, इनसाइड कितना था, ये इनसाइड वाला, ई का वैल्यू कितना आ गया था, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आउटसाइड आप देखिएगा यहां पर आउटसाइड में आपका ई वैल्यू क्या आ जाएगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, इस तरह लिखा था, तो इसको हम इस तरह बना दे रहे हैं। यहाँ पर क्या आ गया, या उतना दूर से नहीं लेके हम इधर से ही बना देता हूँ,
ई इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया था। ठीक है, बना दीजिए। यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ, सरफेस पर होगा, और वहां निकालना रहेगा तो आर का वैल्यू क्या, आर के बराबर स्मॉल आर इजकल टू कैपिटल आर कर देंगे, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दो ये। चलिए अब दूसरा फॉर्म आइए इसी का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब उसका कंडीशन लेता हूं, ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पर चार्ज कहाँ पर रहता है, ये पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, बस इसी का कंसेप्ट लेके आगे बढ़ जाइए। यहाँ भी दो कंडीशन आएगा आपका, आइए फर्स्ट वाले में आउटसाइड इनसाइड दोनों कंडीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जैसे इनसाइड में आप क्या था, तो इसके पहले वाले में जो लिया था कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। अब यहाँ देखिए पहले इनसाइड कहीं लेके करता हूँ मैं आपको, इनसाइड at a distance, inside at a distance of r from the center of a sphere, from the center of a sphere, from the center of a sphere। चलिए देखिए अब इस कंडीशन में इनसाइड लेना है, ये गॉसियन ये आप स्फीयर लिया, और स्फीयर में चार्ज क्या है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसमें चार्ज जो है ये पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखा है। अब आप क्या करिए, अच्छा ये सेंटर हो गया इसका, सेंटर से ये डिस्टेंस हो गया r रेडियस। ठीक है, अब इससे r डिस्टेंस पर ये ले लीजिए स्मॉल r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, गॉसियन सरफेस बनाइए, ये गॉसियन सरफेस बनाया है ना, गॉसियन सरफेस। अब ये जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया, तब यहाँ देखिए उसी तरह से फिर आप अप्लाई करिए। यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक पॉइंट पर एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन। तो देखिए सभी जगह एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो सब जगह नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझ लेंगे, एक और दिखा देता बस, है ना, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए इसका रिजल्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E dA cos 0, सेम डायरेक्शन है। और यहाँ पर क्या, प्रत्येक गॉसियन, जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया, ये गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगा, है ना। ई का वैल्यू तो सब जगह सेम है, क्योंकि स्मॉल आर डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, तो ई को बाहर निकाल लीजिए तो कांस्टेंट हो गया एंड डी ए। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू डी एरिया। अब इसका गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है ना, ये वाला छोटा वाला जो अंदर में है, इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए आप लोग गलती इसे में करते हैं, ये स्मॉल आर इन कैपिटल आर में क्या करते हैं, यही नहीं समझ में आ रहा, हमेशा गॉसियन सरफेस का लेना है ना, और चार्ज के रिस्पेक्ट में ये देखना है
कि चार्ज किसके गॉसियन सरफेस का तो लेंगे, लेकिन चार्ज जो उसके अंतर्गत आएगा उसको लेना है। जैसे अभी देखिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर उस चीज़ को समझिएगा चार्ज वाली कंडीशन में स्पेशली। अब अप्लाई करिए सेकेंड में कि फ्रॉम गॉस लॉ। अब ये गॉस लॉ से निकलिए, तो गॉस लॉ से जब आप निकालिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ देखिए टोटल फ्लक्स चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चार्ज इनसाइड निकालिए। तो चार्ज इनसाइड के लिए आपको बताए थे, यहाँ पर टर्म आया था रो सर्फ, यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस का ले रहा हूँ, चार्ज इनसाइड एंड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखिए यही हुआ, गॉसियन सरफेस है, इसका वॉल्यूम लेना है, तो इससे चार्ज तो इसके अंदर जो रहेगा वही लेना है, इसका वॉल्यूम में। तो क्या लिखेगा 4/3 पाई आर क्यू, इसका वॉल्यूम हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज इनसाइड निकल गया हमारा, गॉसियन सरफेस के अंतर्गत कितना चार्ज हो गया 4/3 पाई आर क्यू रो। ठीक है, तो चलिए यहां पर अब यूज कर दीजिए, टोटल फ्लक्स चार्ज इनसाइड 4/3 पाई आर क्यू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकता हूं, ये हो गया सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए। क्या लिख दीजिएगा, देखिए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू 4/3 पाई आर क्यू रो इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं ये? ठीक है, अब इसमें देखिए कैंसिल 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ एक आर बच जाएगा, आर हो गया। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं क्या बच गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू क्या बच गया आपका रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। देखिए बहुत बढ़िया रिजल्ट फिर आया आपके इस कंडीशन में। दिखिएगा कि जो भी वैल्यू आया, देखिएगा ये क्या है आपका, जो रो यहां पर लिखा हुआ है वो रो भी तो कांस्टेंट है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, एंड परमिटिविटी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, तो वैरी कौन हो रहा है आर, गॉसियन सरफेस का रेडियस। तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर। ठीक है, देखिए तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा ना, समझिए ये आर अगर बढ़ता जाएगा गॉसियन सरफेस का, तो इसके अंदर चार्ज भी तो बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है ई का वैल्यू भी बढ़ेगा, है ना। तो उसके अंदर अगर आर, ये आर बढ़ेगा, ये आर बढ़ेगा तो क्या होगा, सरफेस के अंदर ज़्यादा ना, इस वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा ना आ जाएगा चार्ज, और जितना ज़्यादा चार्ज आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, नोट करिए। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या, इनसाइड चार्ज भी यहाँ पर क्या आ गया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर हो गया। ठीक है, अब चलिए इसी का एक दूसरा फॉर्म जो आता है, अब उसका बता देंगे तो फिर आपको आ जाएगी पूरा में। मिटाइए इसको। ठीक है, मिटा देता हूं। ये लिया था आप इनसाइड का, और इनसाइड में क्या रिलेशन आ गया, डायरेक्टली का। अब आइए आउटसाइड में, आउटसाइड में कोई चेंज नहीं होगा, जो इसके पहले सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का निकाला था ना, ई इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, देखिए वही रिलेशन आना चाहिए। देखिए निकाल कर, चलिए अब दूसरा इसका लीजिए आउटसाइड का। तो आउटसाइड के केस में देखिए क्या होगा, ये आपका हो गया स्फीयर,
इस स्फीयर में पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म वे में ये पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। और इसका जो रेडियस है स्मॉल आर, ये ले लिया आपने, ठीक है। इसका रेडियस यहाँ पर हुआ स्मॉल आर, एंड इससे सॉरी नॉट स्मॉल आर, कैपिटल, एंड आर डिस्टेंस स्मॉल आर, ये क्या बोले, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बना दीजिए, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस आपने बना दिया, आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, आपने गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर से उसी तरह से इस गॉसियन सरफेस पर देखिए एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम, प्रत्येक पॉइंट पर यही होगा, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम, ठीक है। इसी तरह से इधर भी हो जाएगा, ठीक है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो गया। तो अब बताइए यहां पर फिर इसी तरह से निकाल सकते हैं टोटल फ्लक्स, क्या लिखिएगा, E, ठीक है, E इंटू, इधर देखिए इधर E इंटू डी ए कॉस जीरो, ठीक है, कॉस जीरो, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पर जीरो हो रहा है, इसी को आप लिखिएगा E इंटू डी ए, और फिर वही कंडीशन हो गया, E तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, डी ए, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E एंड एरिया किसका, गॉसियन सरफेस स्मॉल आर वाला, ये आउटसाइड ले रहे हैं आप, है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आइए फ्रॉम गॉस लॉ, तो गॉस लॉ का अप्लाई करिएगा, तो फ्रॉम गॉस लॉ इसका आप देखिए क्या कर दीजिएगा, फिर उसी तरह से टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर चार्ज इनसाइड निकाल लीजिए आप, तो चार्ज इनसाइड के लिए फिर उसी तरह से यहां पर क्या पूरे वॉल्यूम में ना ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए टर्म क्या हो गया, रो चार्ज इनसाइड बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ किसका, देखिए गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये वाला चार्ज है, गॉसियन सरफेस ये हुआ, ठीक है, बट चार्ज यही ना है, तो यहाँ पर कौन लेंगे, ये कैपिटल आर वाला रेडियस लेंगे वॉल्यूम में, तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, ये हो जाएगा, यही समझना रहता है। बच्चा यही गलती कर देते हैं कि हम गॉसियन सरफेस का ले रहे हैं तो गॉसियन सरफेस, अरे चार्ज कहाँ पर है, चार्ज तो आपको चार्ज तो इसके अंदर ना आ गया, इतना ही ना है, तो ये तो ठीक है गॉसियन सरफेस, इसके अंदर तो ये आ रहा है ना, तो यही वाला आर लेना होगा, तो यहाँ पर चार्ज इनसाइड कितना हो गया आपका, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज हो गया 4/3 पाई आर क्यू रो, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, टोटल फ्लक्स 4/3 पाई आर क्यू रो एप्सिलॉन नॉट, लिख सकता हूँ। चलिए अब ये फर्स्ट एंड सेकंड से फिर कंपेयर कर लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से फिर देखिए क्या करिएगा, रिजल्ट में मिला दीजिए दोनों को, क्या लिखिएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, देयरफॉर E इज इक्वल टू आप लिखिएगा क्या, आर क्यू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर। तो देखिए फिर यहाँ पर रिजल्ट वही चीज बोलना चाह रहा था कि आउटसाइड और इनसाइड, सॉरी आउटसाइड के केस में इसके पहले वाले में भी देखा था कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में क्या था, E इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, यहाँ भी देखो वही रिजल्ट है, ये आर तो कांस्टेंट है कैपिटल आर, ये रो भी कांस्टेंट, परमिटिविटी भी कांस्टेंट, तो आपको क्या हुआ E इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, यही तो रिजल्ट आ गया, नोट करिए।
तो पूरे का रिजल्ट ये हो गया इसमें कि स्फीयर के केस में अगर आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, और अगर वही सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर हो जाएगा। बट आउटसाइड दोनों कंडीशन में, चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, दोनों कंडीशन में ई इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं इसको दिखाता हूँ फिगर्स। तो देखिए इसका इस तरह दिखा सकता हूँ ग्राफ में, ये स्फीयर दिखा देता हूं, ये आर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका दिखा रहा हूं रेडियस, तो यहां पर अंदर में ये क्या था, आर, ठीक है, ये आर लेस देन आर, और इधर हो गया आर ग्रेटर देन आर, यही तो लिया हुआ आपका। ठीक है, तो अंदर में क्या था रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इस तरह से आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर, और इसके अंदर बाहर क्या हो गया, ई इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, ये रिलेशन आया था। ठीक है, ये वैल्यू हो गया था, ये इधर था, क्या था ये इनसाइड, और इधर हो गया आउटसाइड, आउटसाइड स्फीयर। ठीक है, तो आपका ये स्फीयर का कंडीशन भी कंप्लीट होता है। अब फिर इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर एक और बनेगा, उसमें आपका फिर ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का 50% कंप्लीट हो जाएगी सिलेबस, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैट्स में 2 चैप्टर पढ़ना था, 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में।